पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 23 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 23 हमें बताता है व्हाट कंसिडरेशंस आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, यानी कि कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल होती है और कौन सी कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है। ये सिंपल से मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सेक्शन 23 उस बारे में बताता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहला वॉइड एग्रीमेंट कब होगा? फॉरबिडन बाय लॉ, when the object or consideration of a contract prohibited by law। कोई ऐसा चीज जो किसी ऑब्जेक्ट का किसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन लॉ की नजरों में इन द आइज ऑफ लॉ प्रोहिबिटेड है लॉ से, तो वो हो जाएगा फॉरबिडन बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बाय लॉ को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि स्मगलिंग हो रही है गुड्स की, दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हो गया और गुड्स की वो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है। ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है गुड्स को स्मगल करने का, ये वॉइड हो जाएगा। फिर दूसरी चीज देखते हैं, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। कोई ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट हुआ है, करार हुआ है दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट के तौर पर, कि जो प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा है, यानी कि किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। हिंदू लॉ का एग्जांपल लेते हैं। हिंदू लॉ में है कि अगर एक व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब इसी के एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है, हस्बैंड है, किसी का हस्बैंड है, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो क्या करता है, किसी दूसरी लड़की से कहता है कि मैं तुमसे इस डेट पे शादी करूंगा। मतलब उस लड़की से एग्रीमेंट करता है कि मैं तुमसे 15 तारीख को शादी करूंगा। अब ये जो एग्रीमेंट हो गया ये वॉइड हो गया। हालांकि वही इसमें लिखा है कि डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। हमने किसका एग्जाम्पल लिया? हिंदू लॉ का। तो उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ शादी का, वो हो गया वॉइड। अब देखते हैं फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। कोई भी एग्रीमेंट अगर फ्रॉड करने के उससे किया गया है तो वो ऑब्वियसली वॉइड हो जाता है। एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू कंटेनिंग अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर वॉइड इन नेचर। फ्रॉड करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो वॉइड हो जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, उन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि किसी एक्स व्यक्ति को हम लोग, मतलब इससे फ्रॉड से, एक्स बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उससे हम लोग फ्रॉड से पैसा निकलवा लेते हैं। अब इन दो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है फ्रॉड से एक्स से पैसा निकलवाने के लिए, तो ये जो एग्रीमेंट है जो ए और बी के बीच में हुआ है ये वॉइड हो जाएगा। फिर बात करते हैं when they involve injury to another person or his property। ये भी बहुत ज्यादा आसान है। क्या एग्रीमेंट वॉइड होगा? मान लीजिए एक्स और वाई ने एग्रीमेंट किया कि हम दोनों मिल करके जेड को मार देंगे या उसे हार्म पहुंचाएंगे, उसे कुछ इंजरी पहुंचाएंगे। मर्डर करने का दोनों ने एग्रीमेंट किया, एक्स और वाई ने एग्रीमेंट किया मर्डर करने का जेड का। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट किया हो, तो किसी पर्सन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान करने का जो एग्रीमेंट होता है किसी दो व्यक्ति के बीच में, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। देन व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। कंसिडरेशन इज इमोरल। इमोरल कोई बहुत ज्यादा वाइड सेंस में डिफाइंड नहीं है और ना ही इमोरल डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि इमोरल क्या होता है। लेकिन इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इमोरल देन सच ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन इज इमोरल। देखो क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ लॉ अगर इमोरल है तो वो इमोरल हो जाता है। वही मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा वाइड सेंस में डिफाइंड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफाइंड नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ए और बी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये ए और बी फ्रेंड्स हैं। ये मेल फ्रेंड है और ये फीमेल फ्रेंड है, ठीक है। ये मेल फ्रेंड है और ये है फीमेल फ्रेंड। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि अगर तुम, ए कहता है बी से कि अगर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ देती हो, यानी कि सी को हस्बैंड है किसका? बी का। उसने कहा कि अगर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ देती हो, उससे डिवोर्स ले लेती हो, तो मैं तुम्हें दूंगा 5 लाख रुपए।
ठीक है, अब क्या करती है बी, इससे डिवोर्स ले लेती है। अब डिवोर्स लेने के बाद जाती है ए के पास कि तुम जो 5 लाख रुपए की बात हुई थी, जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसका पैसा तुम मुझे दे दो। तो अब इससे क्या हो जाएगा, वो मना कर देता है कि पैसा नहीं देगा। तो अब इसमें क्या है, बी जो है, जो लड़की है, जो वाइफ थी उसकी, एक्स की, सॉरी सी की जो वाइफ थी, वो पैसा क्लेम नहीं करा सकती कोर्ट में, क्योंकि ये इमोरल हो गई चीज। ठीक है, इसे कोर्ट कह देगी कि इमोरल है और ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। Then opposed to public policy for the good of community will restrict certain contracts in the name of public policy. Public policy भी बहुत ज्यादा वाइड सेंस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं पब्लिक पॉलिसी के नाम पर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं पब्लिक पॉलिसी के नाम पर, बट वी डू नॉट हैव पब्लिक पॉलिसी इन अ वाइड सेंस इन दिस मैटर। यहाँ पर हैव नहीं लिखा, बट वी डू नॉट हैव पब्लिक पॉलिसी इन अ वाइड सेंस इन दिस मैटर। इसमें पब्लिक पॉलिसी को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति ट्रेडिंग का काम कर रहा है और वो ट्रेडिंग कर रहा है किसी ऐसे देश में जो इंडिया का दुश्मन है। कोई ऐसा देश जो इंडिया का दुश्मन है, उससे अगर वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और ये जो एग्रीमेंट हो रहा है उसका ट्रेडिंग का, वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। तो यही एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए। ठीक है, तो अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सेक्शन 23 बताता है कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, और अच्छी तरीके से व्हाट कंसिडरेशंस, यानी कि जो सेक्शन 23 में लिखा हुआ है वो ये लिखा है व्हाट कंसिडरेशंस आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कौन से कंसिडरेशंस लॉफुल है और कौन से कंसिडरेशंस लॉफुल नहीं है। पहली चीज, फॉरबिडन बाय लॉ। कोई अगर चीज लॉ ने प्रोहिबिट कर रखी है, मना कर रखी है, तो वो हो जाएगा वॉइड। वो अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर एग्रीमेंट कर रहा है तो वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, करार कर दिया जाएगा उसे। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताया, स्मगलिंग कर रहा है अगर कोई गुड्स की, ठीक है, ड्रग्स की कोई स्मगलिंग कर रहा है तो वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, देन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। किसी लॉ के प्रोविजन को अगर डिफीट कर रहा है तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या एग्जांपल देखा था हमने, हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, अगर वो किसी दूसरी लड़की से शादी करने का प्रॉमिस कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो लड़की अब उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकती कि उसको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हो गया, ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। शादीशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर ही नहीं सकता। ठीक है, फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, फ्रॉड से किसी को वो करना, किसी के साथ फ्रॉड एग्रीमेंट कर लेना कि उसको हानि पहुंचाने के लिए, मान लो उसने एग्रीमेंट कर लिया, उसका सारा पैसा लूट लिया, हम लोगों ने एग्जांपल देखा, उसका सारा पैसा फ्रॉड करके लूट लिया, तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन दे इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। दो लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम मिलके किसी तीसरे व्यक्ति को मार देते हैं, तो ये हो जाएगा कि इंजरी पहुंचा रहे हो आप दूसरे व्यक्ति को, तो जो दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा ऐसे अगर हम लोग समझे कि ए और बी के बीच में मान लीजिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सी को मारने का। अब क्या हुआ कि ए और बी ने मार दिया और उन्होंने ये कहा कि पैसा हम लोग भाई आधा आधा कर लेंगे, जो भी कुछ है। ठीक है, पैसा जो आधा आधा मारने के बाद हुआ, अब एक ने पैसा नहीं दिया तो दूसरा क्लेम नहीं करा सकता कोर्ट में, क्योंकि क्यों हुआ था, ये किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। कोर्ट कह देगी कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, तुमको तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और सजा भी हो जाएगी ऊपर से। देन व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, जब कंसिडरेशन इमोरल होता है, तो मैंने एग्जांपल ये डिवोर्स वाला आप लोगों को बता दिया। देन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा वाइड सेंस में डिफाइंड नहीं है। तो ट्रेडिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि ट्रेडिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है किसी ऐसी कंट्री से जो इंडिया की दुश्मन है, तो वो हो जाएगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और उसका जो एग्रीमेंट हो जाएगा ट्रेडिंग वाला, वो हो जाएगा वॉइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 23 क्या होता है। बहुत ही ज्यादा आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।